नॉर्मली वो करंट बैंक अकाउंट्स होने चाहिए, बट किसी किसी केस में हमारे पास अकाउंट्स ऑलरेडी ओपन होते हैं, तो आप उनको भी कन्वर्ट कर सकते हैं या उन्हीं अकाउंट्स को डेजिग्नेट कर सकते हैं एज जीरो बैलेंस अकाउंट। तो अकॉर्डिंगली मॉडल 2 के लिए भी आपको कम्युनिकेशन आ जाएगा फ्रॉम योर कंसर्न मिनिस्ट्री। उस लेटर में लिखा जाएगा कि आपको किस टाइप का अकाउंट ओपन करना है। वंस वो अकाउंट आप ओपन करेंगे, वो या तो खुद बैंक डिसाइड करेंगे, आपकी मिनिस्ट्री खुद किसी बैंक को चूज करेंगे, लाइक जम्मू एंड कश्मीर बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या जो भी बैंक होगा, और आपको उसी बैंक में अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। अगर आपके नीचे कोई इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है तो उनका भी बैंक अकाउंट फिर सेम उसी बैंक में होना चाहिए। वो क्यों है? वो टेक्निकली वो रखा है क्योंकि हम जब लिमिट सेट करेंगे उसके लिए बैंक सेम रहना चाहिए, क्योंकि आपका लिमिट बैंक पे एक्चुअल में सेट होता है। बैंक को पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि आपके जो जीरो बैलेंस अकाउंट्स है उनको कितना लिमिट मिला है फ्रॉम योर नोडल अकाउंट। तो जब तक वो नोडल अकाउंट इंक्लूडिंग ऑल दो जीरो बैलेंस अकाउंट सेम बैंक में नहीं होंगे तो कम्युनिकेशन गैप रहेगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो नोडल अकाउंट है और उसके नीचे जो सब एजेंसीज के अकाउंट्स है वो सेम बैंक में होना चाहिए। ये पहले की तरह नहीं है, पहले आप अपने हिसाब से बैंक चूज कर रहे थे, एक एजेंसी का किसी और बैंक में, दूसरे एजेंसी का किसी और बैंक में, बट इस सिस्टम में आप डिफरेंट बैंक चूज नहीं कर सकते। आपको सेम बैंक में सभी अकाउंट्स ओपन करने, इंक्लूडिंग योर नोडल अकाउंट एज वेल एज योर जीरो बैलेंस सब्सिडी अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक? और जब ये अकाउंट्स ओपन हो जाएंगे इसको भी सेम हम पीएफएमएस पे ऐड करते हैं। पहले नोडल अकाउंट ऐड हो जाएगा, उसके बाद उसके नीचे जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज का जीरो बैलेंस अकाउंट है वो भी ऐड हो जाएगा। वंस वो सभी अकाउंट्स मैप हो जाते हैं पीएफएमएस पे, फिर क्या करते हैं, मिनिस्ट्री नोडल अकाउंट में फंड रिलीज करते हैं, ठीक है, फिजिकली फंड रिलीज करते हैं, बट वो फंड आगे फर्दर डिसबर्स नहीं होता। उस फंड का इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज को ड्रॉइंग लिमिट मिल जाता है, ठीक है। इसमें बहुत डिफरेंस है। पहले की तरह आपको फंड रिलीज होता था अकाउंट में, फिजिकली आपके अकाउंट में रिलीज हो रहा था, जिसके बेसिस पे आप फिर एक्सपेंडिचर कर रहे थे या पेमेंट कर रहे थे। बट अभी जो आपके नीचे अकाउंट्स है जिनको हम जीरो बैलेंस अकाउंट्स कहते हैं, वो हमेशा जीरो रहेंगे एट एनी टाइम, ठीक है। आपको सिर्फ एक लिमिट मिल जाएगा, एक तरह से ऑथराइजेशन मिल जाएगा कि आप नोडल अकाउंट से कितना पेमेंट ड्रॉ कर सकते हैं अपने जीरो बैलेंस अकाउंट में, सिर्फ पेमेंट के लिए। क्लियर है? इसका मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूँ जीरो बैलेंस अकाउंट्स कैसे वर्क करते हैं। फिलहाल आप यही समझ लीजिए कि मॉडल 2 के हिसाब से आप कोई भी कॉमर्शियल बैंक चूज कर सकते हैं, जिसमें आपका पहले नोडल अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसके नीचे फिर आपके जीरो बैलेंस अकाउंट्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ये थ्रू हायरार्की ओपन होगा। बट लद्दाख यूटी के लिए कुछ और ही डायरेक्शन आई थी इसमें, क्योंकि सेम इसी ओएम में ये पॉइंट भी मेंशन है, जिसको आप देख सकते हैं, यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर वर्क डायरेक्टली इन पीएफएमएस and should be given letter of authorization. There is no need for them to open central node account. इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। जो यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर है, असल में इनके लिए ना मॉडल 1 एप्लीकेबल है ना मॉडल 2 एप्लीकेबल है। असल में आपके लिए डायरेक्शंस ये हैं, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है, आपको उस केस में लेटर ऑफ अथॉरिटी इशू हो जाएगा फ्रॉम योर मिनिस्ट्री, ना कि आपको किसी अकाउंट में फंड रिलीज करेंगे, ठीक है। आपके यहाँ पे जो लोकल ट्रेजरी है या जो आपका पे एंड अकाउंट्स ऑफिस है या प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस है, उनके थ्रू आपके डीडीओ को वो लेटर ऑफ अथॉरिटी इशू करेंगे, और उस लेटर ऑफ अथॉरिटी के बेसिस पे आपको डायरेक्टली पेमेंट करना है अपने स्टेक होल्डर्स को, ना कि आप किसी अकाउंट में वो ड्रॉ करेंगे। असल में आपका ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस प्रोसीजर के हिसाब से जब लेटर ऑफ अथॉरिटी इशू हो जाएगा तो जो आपका कंसर्न पीडी है, उस डीडीओ के अंडर उनको क्रिएट अगेंस्ट आईजीए, जिसको हम इंट्रा गवर्नमेंटल ऑथराइजेशन सेक्शन कहते हैं, उसमें ये लेटर ऑफ अथॉरिटी शो हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो वंस उनके पास वो आ जाएगा, फिर पीडी डायरेक्टली, जैसे आप नॉर्मल एक्सपेंडिचर करते हैं अपने पीडी के थ्रू, वैसे ही बिल जनरेट करेंगे अपने वेंडर्स के लिए, जिसमें वो वेंडर मैप करते हैं या रजिस्टर करते हैं। वंस बिल जनरेट हो जाएगा उसके बाद आपके डीडीओ को सबमिट करते हैं। तो डीडीओ क्या करता है, बिल को रिसीव करके उसका बिल जनरेट करते हैं, जो आपका नॉर्मल वर्क होता है, ठीक है। वंस बिल जनरेट हो गया उसके बाद आप बिल किसको सबमिट करते हैं, पे एंड अकाउंट्स ऑफिस को, ठीक है। तो पे एंड अकाउंट्स ऑफिस से आपके वेंडर को डायरेक्टली पेमेंट हो जाएगा। तो इसमें क्या स्किप हो रहा है आपका, इसमें स्किप हो रहा है कि आप अकाउंट में ड्रॉ नहीं करेंगे, एडवांस विड्रॉल नहीं होगा यहाँ पे। किसी किसी केस में जब अभी भी हो रहा है यहाँ पे यूटी लद्दाख में, जिन डिपार्टमेंट्स को लेटर ऑफ अथॉरिटी इशू हो रहा है अंडर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, उन्होंने विदाउट परमिशन या विदाउट इस ओएम को कंसिडर किए हुए उन्होंने अकाउंट ओपन कर दिया ऑफिस में, और ठीक है, और उस अमाउंट को पहले एडवांस विड्रॉल करके उस अकाउंट में रिलीज करते हैं और वहां से फिर आगे वेंडर्स को पेमेंट करते हैं, जो कि आपका एप्लीकेबल प्रोसीजर नहीं है। इस ओएम के हिसाब से आपको कोई भी अकाउंट ऑपरेट नहीं करना इन द मिडल, आपको डायरेक्टली अपने स्टेक होल्डर्स को या वेंडर्स को डायरेक्टली ट्रेजरी से ही पेमेंट करना है, जिसको हम पे एंड अकाउंट्स ऑफिस कहते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई केस है आपके पास, अगर ऐसी कोई सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें आपकी डीडीओ को लेटर ऑफ अथॉरिटी इशू होता है, यू हैव टू मेक श्योर कि आपको सारा पेमेंट डायरेक्टली पे एंड अकाउंट्स ऑफिस से ही करना है, विदाउट रिलीजिंग दैट अमाउंट इनटू एनी बैंक अकाउंट फर्स्ट।
आपको इस केस में कोई भी बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं करना है। क्लियर है? जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हमारे हैं उसको और भी ज़्यादा अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट हर लेवल पे जो है अपने इस फंड फ्लो को ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए स्कीम्स जो इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेप ले रहे हैं। उनमें से एक है SNA, जिसको हम स्टेट नोडल एजेंसी भी कहते हैं, और उनका एक स्टेट नोडल अकाउंट रहता है। तो आज का जो ट्रेनिंग है हमारा उसी सिलसिले में है। इसको हम एक इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग या इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम भी कह सकते हैं। तो जहाँ तक आपका सवाल है कि एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा होना, एम्प्लॉयज़ को एक सिंगल विंडो मिल जाता है और सब कुछ जब ऑनलाइन हो जाता है तो फंड्स को मॉनिटर करना, फंड्स को जो है प्रॉपर्ली एक्सपेंडिचर करना या फंड फ्लो को जो है अच्छी तरह से जो है मॉनिटर करना या मैनेज करना जो है बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है इस सिलसिले में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बजट के अलावा भी हमारा हर स्टेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें फंड्स आता है। तो वो फंड्स हमारे यूटी लद्दाख में भी आते हैं, एक स्कीम के थ्रू आते हैं। कोई भी जो बजट के अलावा फंड्स आते हैं वो स्कीम के थ्रू हमारा पैसा आते हैं। तो वो स्कीम में दो टाइप का स्कीम होता है, एक तो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होता है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है। तो वो पैसा जो हमारे पास आते हैं तो उसको कैसे हमने एक्सपेंडिचर करना है, तो इसके रिगार्डिंग हमने 2 दिन का ट्रेनिंग एक लेह में किया था हमने 1 दिन पहले, तो आज करगिल में है। तो हमारा सेक्रेटरी फाइनेंस का डायरेक्शन है कि इस फाइनेंशियल ईयर में ये 2 ट्रेनिंग हमारा यहाँ किया जाए। तो ये इसके रिगार्डिंग हो रहा है। ये जो ये स्कीम का पैसा आ रहा है ये PFMS के थ्रू हमने कैसे खर्चा करना है, ये हम हर DDOs को हम ये ट्रेनिंग दे रहा है। जी सर, इस ट्रेनिंग में किस चीज पे जोर दिया जाएगा, किन किन मुद्दों को उठाया जाएगा और किस तरह इनको ब्रीफ किया जाएगा? जी। तो इस ट्रेनिंग में हम खासकर जो सिंगल नोडल एजेंसी है जो पहले हमारे यहाँ लागू नहीं था, तो ये अक्टूबर से गवर्नमेंट ने एक ऑइन निकाल दिया कि जो यूटी विदाउट लेजिस्लेचर है इनमें भी एक सिंगल नोडल एजेंसी यानी कि SNA तो CNA दोनों स्कीम के लिए एक अलग से जो बाकी स्टेट्स में जो पैसा खर्चा करते हैं उस हिसाब से हमें भी आगे से ये सिंगल नोडल एजेंसी के थ्रू करना है। तो इसका रिगार्डिंग हमें यहाँ ट्रेनिंग दे रहा है। सर, ये फाइनेंशियल हमारे लद्दाख का कुछ अलग है, वहाँ का पहले गवर्नमेंट ने कहा था, उस बारे में क्या है? क्या सेम? पहले जो जो इसके प्रोसीजर पहले निकाला था तो इसमें जो यूटी विदाउट लेजिस्लेचर है इनके लिए एग्जाम्पशन दिया था कि आपको SNA के थ्रू खर्चा नहीं करना है, कि नॉर्मली आप ईद मॉडल के थ्रू खर्चा करना है। तो आप ये अक्टूबर में जो ऑइन निकाला उसमें ये लिखा हुआ है कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम से या सेंट्रल सेक्टर स्कीम से उसको SNA और CNA के थ्रू खर्चा करना है। जी, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.